हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कूलम्ब्स लॉ का सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट में मैंने कूलम्ब्स लॉ में थ्योरी कंप्लीट की थी हमने और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। कूलम्ब्स लॉ के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे इससे पहले वाला टॉपिक जिसने नहीं देखा है पहले वो इससे पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा इक्विलिब्रियम पे। इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस किए थे कूलम्ब्स लॉ पे वो बेस्ड थे सिंपल कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पे और जिसमें आपने अप्लाई किया था वेक्टर लॉ, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है वो है इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले बात आती है बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है बेटा, इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है। एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं कर रहा है, तो वो किस इक्विलिब्रियम होगा, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क जीरो है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रहा है, तो वो उसे हम लोग बोलते हैं वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केवल ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब जो इक्विलिब्रियम होता है बेटा वो कितने टाइप का होता है, इक्विलिब्रियम होता है 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है, पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है, ठीक है, कभी वेरी नहीं करती। इसके हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। देखो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैंने एक स्लोप लिया, मैंने कर्व अज्यूम किया। इस कर्व के ऊपर मैंने 3 बॉल को रखा, सिंपल बॉल, 3 बॉल को मैंने यहाँ रखा, ठीक है। नाउ अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर मैं इस बॉल को, अच्छा पहले ये बताएं कि ये तीनों बॉल अभी किस पे है बेटा, ये तीनों बॉल अभी रेस्ट पे है। मतलब आप कह सकते हो तीनों बॉल अभी किस कंडीशन में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कौन सी बॉल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में और कौन सी बॉल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजिशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। सपोज करो अगर मैंने इस बॉल को यहाँ से मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा बच्चों, यस ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉल है ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन करेगी। अगर मैंने इस बॉल को यहाँ से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वही बॉल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और ऑब्जेक्ट अपनी वापस इनिशियल पोजीशन गेन करें, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये जो बॉल है इसकी जो हाइट है वो कैसी है, इसकी हाइट कैसी है, मिनिमम है। हाइट कैसी है, मिनिमम है। सिंपल लर्न रखने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का, मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो हम लोग यहाँ सिंपल लर्न रख सकते हैं कि इस बॉल की जो हाइट है वो कैसी है, मिनिमम है। मतलब यहाँ पे h मिनिमम होगा तो एनर्जी भी कैसी होगी, मिनिमम। तो आप सिंपल कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट हम लोग इस बॉल की बात करें, ये जो बॉल है अगर मैं इस बॉल को यहाँ से, मतलब इसे हम लोग बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन, अगर मैं इस बॉल को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉल है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से बहुत दूर चली जाएगी, मतलब कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन वापस लौट के नहीं आएगी। ये जो कंडीशन होती है इसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से बहुत दूर जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इस बॉल की हाइट मैक्सिमम है, तो अब ये लर्न कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इस केस में वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। थर्ड हम लोग बात करें, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया तो आप देखेंगे कि ये बॉल ना तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रही है, ना इनिशियल पोजीशन से बहुत दूर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल अभी किस कंडीशन में है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में
है। किस कंडीशन में? ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और आप देखेंगे कि इस बॉल की जो हाइट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई? यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप का हो गया? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं इक्विलिब्रियम पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू फ्री पॉइंट चार्जेस +4e एंड +e आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r अपार्ट। दो चार्जेस आपको गिवन है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो कितना गिवन है बच्चों? वो आपको गिवन है स्मॉल r। तो दो चार्जेस आपने एज्यूम किया +4e एंड +e और डिस्टेंस आपने एज्यूम कर लिया स्मॉल r। वेयर शुड थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, इस तीसरे चार्ज को हम लोग इन दोनों के बीच में कहाँ रखें ताकि जो सिस्टम है या जो थर्ड चार्ज है वो किस कंडीशन में रहे? वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि तीसरे चार्ज को हम लोग यहाँ से किस पोजीशन पे, कितना डिस्टेंस पे रखें ताकि ये जो तीसरा चार्ज है स्टेबल कंडीशन में हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम वर्ड आती है बच्चों आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट इक्वल टू 0, एफ नेट इक्वल टू 0। सपोज करो ये जो क्यू चार्ज है इसको हमने यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रखा? यहाँ से हमने इसको x डिस्टेंस पे रख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? r माइनस एक्स। अनाउ अब ये जो क्यू चार्ज है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ नेट इक्वल टू कितना होगा? 0। अच्छा बच्चों ये बताओ ये जो +4e चार्ज है ये इस क्यू पे फोर्स अप्लाई करेगा। कैसा फोर्स अप्लाई करेगा? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। और स्मॉल क्यू पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग द लाइन होगी और कैसी हो जाएगी? अवे। तो अपन ये एज्यूम कर लेते हैं ड्यू टू +4e चार्ज जो फोर्स है वो कितना है? F1। अगर हम लोग F1 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो F1 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन x²। सिमिलरली +4e चार्ज भी इस क्यू को रिपेल करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, इसको आपने एज्यूम कर लिया F2। देन F2 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर पॉइंट Q पे, अगर इस चार्ज Q पे हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो आपको पता है दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एफ नेट की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है? 0। इस इक्वेशन पे आप कह सकते हो F1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? F2 के इक्वल होगा। अगर हम लोग ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो K Q1 Q2 अपॉन x² विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल ई से स्मॉल ई भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, यहाँ अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट लेने पे अपनी इक्वेशन बनेगी, अभी अपनी इक्वेशन है 4/x² इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इसके स्क्वायर रूट लें तो 2/x इक्वल टू 1/r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2r माइनस 2x विल बी इक्वल टू x, 3x विल बी इक्वल टू 2r एंड x विल बी इक्वल टू 2r/3। यानी कि इस स्मॉल क्यू चार्ज को हम लोग यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रखेंगे? यहाँ से हम लोग इसको रखेंगे 2r/3 डिस्टेंस पे, तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टाइप का। इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q सो दैट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ये जो हमने चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज, इसी चार्ज का हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और इसका साइन यानी नेचर फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था इसमें आपने स्मॉल Q का पोजीशन फाइंड आउट की थी, इस क्वेश्चन में हमें एज इट इज क्वेश्चन में हमें उस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखो बेटा सिंपल सा क्यू चार्ज को मैंने यहाँ रखा, इसकी जो पोजीशन है वो आपने पहले ही फाइंड आउट कर ली 2r/3 एंड ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये कितना गिवन है? r। बच्चों एक बात यहाँ ध्यान रखें कि जिस चार्ज का, अगर मुझे चार्ज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो जिस चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्टेड चार्ज है, उसी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू को मुझे 0 अप्लाई करना है। ठीक है,
और अगर मुझे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो जिस चार्ज को हम लोग लेके आए उसके ऊपर हमें नेट फोर्स 0 अप्लाई नहीं करना है, बल्कि उसके अलावा जितने भी चार्जेज है उसमें से किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स इक्वल टू हम लोग कितना अप्लाई कर देंगे, 0 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग +4e चार्ज पे नेट फोर्स इक्वल टू कितना अप्लाई करके देखते हैं, 0। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये स्मॉल क्यू चार्ज इस 4e चार्ज को रिपेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, अवे होगी। और ड्यू टू दिस स्मॉल क्यू चार्ज इस पे फोर्स हमने कितना अज्यूम कर लिया, F1। देन F1 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन 2R/3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये जो प्लस ही चार्ज है ये भी क्या करेगा, इस 4e चार्ज को रिपेल करेगा। फोर्स की डायरेक्शन अब भी अवे होगी। लेट फोर्स कितना अज्यूम कर लिया आपने, F2। देन F2 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ टोटल, R²। अच्छा बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है और आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, यहाँ से 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से F1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, -F2। अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, F1 K Q1 Q2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर मीन्स 4R² एंड 3 का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया ये 9 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। K से K कैंसिल आउट, 4E से 4E भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, R² से R² भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ही आपको मिला 9 ऊपर जाएगा, 9Q अपॉन 4 विल बी इक्वल टू, ये माइनस में आएगा, -E। देन Q विल बी इक्वल टू -4E/9। ये मिल गया बेटा आपको इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 4E/9, और साइन कैसा आ रहा है इसका, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने किया इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं टाइप नंबर 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, या फिर जिसमें हम लोग थोड़ी सी मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं प्रूफ बेस्ड। या तो इसमें हम लोग कुछ प्रूव करेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स हम लोग थोड़ी सी मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये गिवन है, सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन गिवन है, 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास स्मॉल m। आपको 2 स्फीयर गिवन है, दोनों का मास स्मॉल m है और दोनों पे इक्वल चार्ज आपको गिवन है q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच L मीटर लॉन्ग। आपको गिवन है कि 2 स्फीयर्स आपको गिवन है, ठीक है, दोनों स्फीयर पे इक्वल चार्ज है और दोनों इक्वेशन को आपने एक धागे से लटका रखा है। जो धागे की लेंथ है वो कितनी है, L, और दोनों स्फीयर का जो इक्वल मास है वो कितना है, M, एंड चार्ज कितना है, Q। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन विच थ्रेड मेक विद द वर्टिकल। अच्छा, आपको गिवन है कि जो वर्टिकल के साथ में जो थ्रेड एंगल कितना बना रही है, थीटा। दोनों आइडेंटिकल थ्रेड है तो ये एंगल भी कितना बनेगा बच्चों, थीटा बनेगा। एट इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ नेट फोर्स कितना हुआ, 0। देन सो दैट Q² इक्वल टू 4πε0 4L² sin स्क्वायर थीटा tan थीटा mg, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का, ये डिस्टेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया, x। टोटल डिस्टेंस आपने अज्यूम कर लिया x। ये मिड पॉइंट होगा, थीटा दोनों का इक्वल है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, x/2, एंड ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x/2। अच्छा बच्चों देखो, दोनों चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम लोग इस स्फीयर की बात करें तो ये कैपिटल Q इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये फोर्स ना अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स अप्लाई करेगा इसको हम लोग मान लेते हैं F, जो कि इक्वल होगा K Q1 Q2 अपॉन x² के। सेकेंड थिंग, मैकेनिक्स में हम लोग जानते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसका मास m है तो उसका जो वेट होता है W इक्वल टू mg, वो ऑलवेज कहाँ लगता है, वो ऑलवेज लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W इक्वल टू mg। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो, यहाँ पे ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने किसी भी थ्रेड से लटका रखा है तो उस थ्रेड के ऊपर हमेशा क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। और वो जो टेंशन फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स होता है जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस को बैलेंस करता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज कहाँ होती है, वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है और उस थ्रेड के अलोंग होती है। तो यहाँ जो टेंशन लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, थ्रेड के अलोंग लगेगा और कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो टेंशन आपने कितना अज्यूम कर लिया, T। ठीक है, नाउ ये जो कंपोनेंट है T, इसके हम लोग ये जो टेंशन फोर्स है T, इसके हम लोग 2 कंपोनेंट करते हैं। पहला कंपोनेंट आपने किया इस टाइप से, ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा बच्चों, थीटा होगा।
किसी भी वेक्टर का हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स में, सपोज करो मेरे पास में कोई वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। इसके हम लोग दो कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। मान लेते हैं ये जो वेक्टर है आर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो जिस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, यानी कि किसी भी वेक्टर का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है, आर कॉस थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट ऑलवेज कौन सा होता है, आर साइन थीटा। ये सिंपल तरीका होता है किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को करना। यहाँ पे ये जो टेंशन टी है, ये एंगल आपने कितना अज्यूम कर लिया, थीटा। इसके हम लोग दो कंपोनेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बेटा कौन सा हुआ, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट हो गया यहाँ पे टी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है किस में है, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब इसमें नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। नेट फोर्स की वैल्यू 0 का मतलब जितना फोर्स लेफ्ट में लगेगा उतना ही फोर्स राइट में लगेगा, जितना फोर्स अपवर्ड लगेगा उतना ही फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो अगर हम लोग बैलेंस करें, टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। तो टी साइन थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी, टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, टी साइन थीटा कूलम्ब फोर्स एफ के इक्वल होगा, एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग डिवाइड करें, देन टी अपॉन टी कैंसिल आउट होगा, देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन mg। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन mg। चलो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। देन टेन थीटा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन mg। एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू होगी के Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, mg। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो थीटा है, इसे हम लोग ट्राइंगल की बात करें, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये एंगल कितना गिवन है आपको, थीटा गिवन है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक x/2, एंड ये गिवन है आपको l। अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा अप्लाई करें, देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड x विल बी इक्वल टू 2l साइन थीटा, देन x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट करें, देन टेन थीटा विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg। इसको सॉल्व करने पे क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg इंटू टेन थीटा अपॉन कितना हुआ बच्चों, k। और k की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, देन फाइनल आंसर अपना कितना आएगा बच्चों, फाइनल आंसर अपना प्रूव हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पे एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा m इंटू g। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं सेम उसी टाइप से, बस इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है, दो आइडेंटिकल मासेस आर मूविंग चार्जेस आर हैविंग चार्जेस q, ईच आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम कॉमन पॉइंट। एज इट इज क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको दो स्ट्रिंग्स आपको गिवन है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, दोनों का मास आपको कितना अज्यूम करना है m, और चार्ज भी कितना अज्यूम करना है q, और दोनों का अपने कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है। नाउ सिस्टम इज टिप्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में आपने क्या किया कि ये जो सिस्टम था इसको आपने डिप कर दिया किसके अंदर, एक मीडियम के अंदर। इस सिस्टम को आपने डिप कर दिया एक मीडियम के अंदर, सपोज करो ये मैंने इसको एक मीडियम के अंदर डिप कर दिया। ठीक है बच्चों, और जो मीडियम इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है k। देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन सेम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैंने इसको यहाँ डिप किया तो दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है वो कैसा है, सेम है। तो सपोज करो एज इट इज पहले एक तरह ये एंगल हम लोग कितना अज्यूम कर लेते हैं विद वर्टिकल थीटा, तो ये एंगल भी एज इट इज कितना रहेगा, ये एंगल भी एज इट इज थीटा रहेगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, ρs, एंड लिक्विड की डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, ρl, देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा, अभी यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर है।
अभी मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। अगर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें केस नंबर 1 के लिए, तो केस नंबर 1 में tan थीटा एज इट इज़ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सारी सेम है, tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मीडियम कौन सा है, दोनों चार्जेस के बीच का एयर है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एफ एयर अपॉन एम जी, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, जब हमने इसको लिक्विड के अंदर डिप किया, एंगल क्वेश्चन बोल रहा है एज इट इज है, देन इसको हम लोग रखेंगे tan थीटा इक्वल टू एफ। अब फोर्स कितना हो जाएगा, एफ मीडियम अपॉन। अच्छा बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि फ्लूइड्स के अंदर हमने पढ़ा था, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो मेरे पास में कंटेनर है और कंटेनर के अंदर एक लिक्विड फिल किया हुआ, इस लिक्विड की डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, रो एल। अगर इस कंटेनर के अंदर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया, अगर मैंने इस कंटेनर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया, तो इसका जो वेट होगा W इक्वल टू एम जी, वो हमेशा कहाँ लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, तो हमेशा लिक्विड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायएंड फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों, बायएंड फोर्स। और बायएंड फोर्स का और जो बायएंड फोर्स होता है उसका मतलब होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डिप करेंगे तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उस लिक्विड का हम लोग वेट निकाल लें, वो किसके इक्वल होता है, वो बायएंड फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी इस सेकंड कंडीशन में वर्टिकल डायरेक्शन पे नेट फोर्स कितना हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हुआ, एम जी माइनस एफ बी। कितना फोर्स हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, एम जी माइनस एफ बी। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे एफ मीडियम अपॉन एम जी माइनस एफ बी, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये भी tan थीटा के इक्वल, ये भी tan थीटा के इक्वल, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल पुट करें, देन एफ एयर अपॉन एम जी विल बी इक्वल टू एफ मीडियम अपॉन एम जी माइनस एफ पी। अच्छा बच्चों, मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो जो एयर के अंदर फोर्स होता है उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स या के टाइम्स डिक्रीज होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है, के अपॉन एम जी माइनस एफ बी। सॉल्व करें इसको, एफ एयर से एफ एयर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बेटा के की वैल्यू आएगी, के विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी, एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं एम जी की वैल्यू कितनी है। मास इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एम मास हम लोग किसका ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी भी यहाँ किसकी लेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट की। कितनी है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, रो एस इनटू ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, ये जो स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम है वो हमने कितना अज्यूम कर लिया, वी इनटू, तो मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू कितना हो जाएगा, जी। सिमिलरली बायएंड फोर्स में हम लोग, बायएंड फोर्स कौन अप्लाई करता है बच्चों, बायएंड फोर्स अप्लाई करता है लिक्विड। तो बायएंड फोर्स में हम लोग ऑलवेज डेंसिटी किसकी लेते हैं, लिक्विड की। तो रो एल इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बच्चों देखो ये पूरा स्फीयर लिक्विड के अंदर है, पूरा स्फीयर लिक्विड के अंदर है, तो पूरा स्फीयर लिक्विड के अंदर, इसका मतलब पूरा वॉल्यूम, स्फीयर का पूरा वॉल्यूम, जितना स्फीयर का पूरा वॉल्यूम है उतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम यहाँ कितना रहेगा, v इंटू एज इट इज कितना हो गया, g। ये दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुट करें, देन k विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका रो एस वी जी अपॉन रो एस वी जी माइनस रो एल वी इंटू जी। सॉल्व करने पे आपको k की वैल्यू मिलती है रो एस अपॉन रो एस माइनस रो इंटू एल। ओके बच्चों, ये हो गया अपना टाइप नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, टाइप नंबर 4। कूलम्ब्स लॉ का अगला अपना टाइप है टाइप नंबर 4। देखो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर सपोज करो मुझे पॉइंट चार्ज गिवन नहीं है, तो हम लोग, अगर मुझे पॉइंट चार्ज गिवन नहीं है और मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम लोग ये कंसेप्ट काम में लेते हैं कि जो भी आपको चार्ज गिवन है, जो भी आपको चार्ज गिवन है उसमें हम लोग एक स्मॉल पार्ट लेते हैं और उस स्मॉल पार्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। फिर पूरे सिस्टम का नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक रॉड गिवन है, इस रॉड का नेट चार्ज कितना है Q और इसकी लेंथ कितनी है L। इस रॉड से
स्मॉल डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। इस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये जो रॉड है इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है ये कैसा है, पॉइंट चार्ज नहीं है। तो सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट एज्यूम करते हैं। मैंने इस रॉड के ऊपर एक छोटा सा पार्ट एज्यूम किया और इसकी जो विड्थ है वो आपने कितनी एज्यूम कर ली, dx। ये जो विड्थ है ये कैसी है बच्चों, ये नेग्लिजिबल है। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि सर इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो एक पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज कितना है, dq। नाउ ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो आपने कितना एज्यूम कर लिया, x। देन इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का नेट फोर्स कितना लगेगा, तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स होगा df, ये किसके इक्वल होगा, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम लोग इस डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो बच्चों सिंपल तरीका है, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूनिटरी मेथड से। कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर लेंथ L है, L लेंथ पे नेट चार्ज कितना है बच्चों, Q। L लेंथ पे नेट चार्ज कितना है, Q। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, Q अपॉन L। देन dx लेंथ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन L इंटू dx। और ये जो dx लेंथ पे जो चार्ज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, इसे तो हम लोग dq बोल रहे हैं। तो dq की वैल्यू कितनी हो गई, Q अपॉन L इंटू dx। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें, k Q अपॉन L इंटू dx इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज। आपको जब पूरी रॉड का नेट चार्ज फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद द प्रॉपर लिमिट्स, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे अपना जो वेरिएबल है वो क्या होगा, वो तो x होगा, k कांस्टेंट है, मीडियम पे डिपेंड करता है। q नॉट l कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अपना वेरिएबल क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे x हो गया। x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, x आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि ये जो सेकंड चार्ज है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो q नॉट से ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x की d के इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई यहाँ तक, तो ये हो गया d प्लस l। तो लिमिट आपकी हो गई d टू l प्लस d। कांस्टेंट को आपने बाहर लिया, के क्यू नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी टू डी प्लस एल। फॉर्मूला आपको पता है इंटीग्रेशन का, एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे एन इक्वल टू कितना हो बच्चों, -2। देन के क्यू नॉट अपॉन एल, ये हो गया एक्स रेस टू पावर -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन डी टू डी प्लस एल। ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, ये हो गया के क्यू नॉट -1 अपॉन एक्स डी टू डी प्लस एल। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करें हम लोग, के क्यू नॉट अपर लिमिट पुट करें -1 अपॉन डी प्लस एल माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन डी। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स ड्यू टू रोड ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, ये हो गया अपना टाइप नंबर 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट टॉपिक अपने ये ऑसिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, आपका ऑसिलेट करेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या नहीं, वो एसएचएम कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चार्ज पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर सकता है, वो ऑसिलेट करेगा। और अगर वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कभी ऑसिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑसिलेशन तभी होगा जब चार्ज किस कंडीशन में होगा, जब चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। चार्ज किस कंडीशन में होगा, चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जब भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इस मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ रहा है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका नेट रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आ रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं उसका रीस्टोरिंग फोर्स। अगर उस ऑब्जेक्ट का रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का नेट रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ पे अगर नेट रीस्टोरिंग फोर्स
x की पावर 1 के अलावा x की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ऑसिलेट तो करेगा बट वो कभी SHM नहीं करेगा। ठीक है, तो SHM की नेसेसरी कंडीशन ये है कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, 1। अगर ऑब्जेक्ट SHM करेगा तो उसका जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है वो हम लोग किसके इक्वल पुट करते हैं, हमेशा -m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे m हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों, उस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो पहला एग्जांपल आपको गिवन है, केस नंबर 1 हम लोग लेते हैं कि आपको दो चार्जेस गिवन है +q एंड +q और इनके मिड में एक चार्ज गिवन है आपको +q। अब बच्चों आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा या नहीं। देखो बच्चों, अब मैं अगर इस चार्ज को थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस करूँ, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ इस तरफ, तो ये +q चार्ज क्या करेगा, इसको वापस रिपेल कर देगा। और अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ तो ये +q चार्ज इसको वापस रिपेल कर देगा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस एक्सिस के अलोंग क्या कर सकता है बेटा, ये इस एक्सिस के अलोंग करेगा ऑसिलेशन। क्या करेगा, ये SHM करेगा, ये ऑसिलेट होगा। अगर हम लोग इस एक्सिस की बात करें, अगर सपोज करो बच्चों में इस चार्ज को यहाँ लेके आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। अगर हम लोग इसका नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये चार्ज कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इसका मतलब इस एक्सिस पे, इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे ये चार्ज कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगा। ये चार्ज ऑसिलेट कहाँ करेगा, केवल अपनी एक्सिस पे। तो ये जो लाइन होगी इसे हम लोग बोलते हैं इसकी ऑसिलेशन लाइन। ये इस लाइन जो होगी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी ऑसिलेशन लाइन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इस चार्ज की बात करें, अगर हम लोग इसको इस पर थोड़ा सा डिस्प्लेस करें एक्सिस के अलोंग, तो +q को हम लोग थोड़ा सा इस -q को यहाँ लेके आए तो ये +q चार्ज क्या करेगा, इस -q को पूरा अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो ये +q से पूरा अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये चार्ज कभी यहाँ पे लौट के नहीं आएगा। इसका मतलब इस एक्सिस पे ये चार्ज कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगा। लेकिन सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज को सपोज करो यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस करता हूँ, प्लस पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। इसका जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा बच्चों, वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस कंडीशन में ये चार्ज वापस कहाँ आ रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी बच्चों, इस केस में इसकी ऑसिलेटरी लाइन होगी। मतलब इस लाइन के अलोंग ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। केस नंबर 3, अगर हम लोग एक स्क्वायर एज्यूम करें, इस चार्ज को हमने स्क्वायर के सेंटर पे एज्यूम कर दिया Q। अब बच्चों ये बताओ कि ये चार्ज किस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करेगा। देखो बच्चों, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैंने इस चार्ज को यहाँ रख दिया, अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ रख दिया तो ये पॉजिटिव Q चार्ज, ये +q चार्ज क्या करेगा, इसको, ये +q चार्ज इसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यानी कि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर नेट फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में तो चार्ज कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे +q चार्ज को रखा तो ये कभी भी ऑसिलेट यहाँ नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको -q चार्ज कर दिया, मैंने यहाँ कैसा चार्ज कर दिया, इसको -q कर दिया, तो ये इंडिविजुअल चार्जेस क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बेटा वो कहाँ आएगा, वो आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ये जो फोर्स है ये वापस लेके जाएगा इस ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल पोजीशन पे। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे -4 कंसीडर करें तो इसकी जो ऑसिलेटरी लाइन होगी वो अलोंग कहाँ होगी बच्चों, वो हो जाएगा अलोंग z एक्सिस, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पे। पहला सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज Q, L। ये जो क्वेश्चन गिवन है बेटा, इसमें हम लोग ये जो आपने कंडीशन केस दोनों डिस्कस किए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, इन दोनों केसेस में हम लोग नेट टाइम पीरियड कितना ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं केस नंबर 1। देखिए बच्चों, सपोज करो मैंने ये चार्ज कितना अज्यूम कर लिया, +q, ये चार्ज कितना अज्यूम कर लिया, +q, और ये वाला चार्ज भी +q। सपोज करो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना, a, और ये सेपरेशन भी कितना आपने अज्यूम कर लिया, a। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था किसी भी चार्ज को आपको क्या करना है, हमेशा उसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। ठीक है,
तो मैं इस चार्ज को यहाँ से सपोज करो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया x, और इस चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आ गया, मतलब पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, a प्लस एक्स। सिमिलरली इस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a माइनस एक्स। ठीक है, इसी लाइन का बॉडी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है इस चार्ज पे नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना है। बच्चों देखो इस चार्ज को हम लोग यहाँ रखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। इसको आपने कितना अज्यूम कर लिया, F1। देन F1 किसके इक्वल होगा बच्चों, F1 इक्वल होगा K Q1 Q2 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा ना इसको, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो F2 इस फोर्स को आपने अज्यूम कर लिया, F2 किसके इक्वल होगा, K Q1 Q2 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया बच्चों कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसमें से किसको माइनस करेंगे, बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी को माइनस करते हैं। बच्चों देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में है, मतलब छोटा है, तो नेट क्वांटिटी कैसी मिलेगी, आपको बड़ी मिलेगी। और यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब नेट क्वांटिटी कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी। यानी कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा, F2 माइनस F1। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट को वापस कौन सा फोर्स लेके आएगा, वापस लेके आएगा F2 वाला फोर्स, यानी कि F2 यहाँ पे ज़्यादा होगा और F1 यहाँ पे कम होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, F2 माइनस F1। ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट करें कि Q 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q। एलसीएम कितना है बच्चों, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और वी कैन से a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, एफ नेट विल बी इक्वल टू Q ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देन एफ नेट विल बी इक्वल टू Q फॉर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो हम लोग कैसा पुट करते हैं, हमेशा नेगेटिव पुट करते हैं। नेगेटिव साइन ये बताता है कि एफ और जो आपका डिस्प्लेसमेंट आपने अज्यूम किया वो कैसी डायरेक्शन में, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों क्या ये फोर्स एक्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या ये फोर्स एक्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्टिकल है या ये जो चार्ज है, ये कभी भी SHM नहीं करेगा। ये चार्ज यहाँ पे SHM नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, ओनली पीरियोडिक मोशन होगा। कैसा होगा बच्चों, ओनली मोशन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन अज्यूम करें हम लोग, इफ़ x इज़ वेरी 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 लेस देन a, मतलब अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, देन अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर हम लोग एक्स को माइनस करें तो एक्स की वैल्यू ऐसे बहुत कम है, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट कितना अज्यूम कर सकते हैं, ए स्क्वायर। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ देन एफ नेट इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये हो गया आपका माइनस Q फॉर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब a रेज़ टू पावर 4। अगर a से हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो नीचे कितना हो गया, AQ। देन एफ नेट विल बी इक्वल टू माइनस KQ फॉर x अपॉन AQ। अच्छा बच्चों यहाँ से देखो f प्रोपोर्शनल टू आ गया माइनस एक्स, मतलब ये किसकी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई SHM की। मतलब इस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, SHM करेगा। अगर इस केस में ये जो पार्टिकल SHM करेगा तो मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट SHM करता है तो उसका जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स है F, वो हम लोग किसके इक्वल पुट करते हैं, वो हम लोग इक्वल पुट करते हैं F इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के। तो ये जो वैल्यू है F इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पुट करें तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स विल बी इक्वल टू माइनस KQ
4x अपॉन ए क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। देन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन एम ए क्यूब। 4 भी है यहाँ पे, 4k³ अपॉन एम ए क्यूब। देन ओमेगा विल बी इक्वल टू √4k³ अपॉन एम ए क्यूब and time period t equal to 2 pi by omega, then it will be equal to t 2 pi upon √4k³ upon ma cube. This will be the time period of the charge. ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।